नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो कि नए सिलेबस के पैटर्न पर बेस्ड हैं। तो इसी सीरीज़ को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने शुरू किया था एनसीईआरटी 6 to 12 का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसमें एक वीडियो हम लोगों ने देखा है, और वो जो वीडियो है वो वीडियो जो आधारित था वो ज्योग्राफी का जो नेचर और स्कोप था उस टॉपिक पे आधारित था। और आज का जो हमारा सेशन है ये बेस्ड है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास पर, यानी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्थ। इस टॉपिक पर आज का जो वीडियो है वो बेस्ड होने वाला है। और ये पूरे टोटली ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। जो क्लास 6 से 12 के बीच में जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे को इसमें रखा गया है। तो आज के सेशन में हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं उसमें जो भी चीज़ें हैं उनको हम लोग देखेंगे। उसके पहले झारखंड पीजीटी का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है ये हर संडे को चल ही रहा है, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें स्कोर भी ठीक ठाक कर रहे हैं। कुछ लोगों का जो स्कोर है वो काफ़ी कम है, तो उन्हें ज़रूरत है अभी कुछ सेल्फ स्टडी करने की, कुछ बुक्स को पढ़ने का और रेगुलर प्रैक्टिस करने का। जितना अभ्यास करेंगे टेस्ट आपका उतना ही बेहतर होगा। और क्वेश्चंस के लेवल भी जो है वो कोई कहीं से भी किसी तरह भी क्वेश्चंस बना दिया गया ऐसा नहीं है। पूरा सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो पीजीटी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। क्वेश्चंस जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था उसी लेवल के क्वेश्चंस हैं। और ये हो सकता है कि कुछ लोग इजी क्वेश्चंस पढ़ के और निकल जा रहे हैं, जब टेस्ट में आ रहे हैं तो उनका मार्क्स बहुत अधिक नहीं जा पा रहा है। तो थोड़ा सा डीप स्टडी करना होगा अगर आपको पीजीटी में रिजल्ट करना है तो, अदरवाइज़ फिर मुश्किल होगा। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए। फ़ोनपे या गूगल पे से पे करके 399 आपको इसमें 10 टेस्ट मिलेगा, ठीक है। 10 टेस्ट मिलेगा 399 में, तो आप पे करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी अब शुरू करते हैं आज का हम सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ एक चीज़ और समझिएगा कि कई सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चंस आखिर ये स्टेटमेंट वाला क्यों करवा रहे हैं, वन वर्ड क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो देखिए, आपका जो डेप्थ है, आपका जो नॉलेज है वो आप बेस्ट तभी होगा, आप डीप तभी जान सकते हैं जब इस तरीके के क्वेश्चन सब करेंगे। वन लीनियर क्वेश्चंस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो रटने वाला चीज़ हो जाता है, यानी आप याद कर रहे हैं चीज़ों को, तो वैसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्वेश्चंस के लेवल को कुछ इस तरीके से समझिए। अगर वन लीनियर करेंगे तो अब सपोज हम इसी क्वेश्चंस को लेते हैं, अगर वन लीनियर करते हैं तो इसमें 3 ऑप्शंस हैं, एक ही ऑप्शन से 4 ऑप्शन बना सकते थे। इसमें से एक ऑप्शन से हम एक क्वेश्चन बना के 4 ऑप्शन बना सकते थे। लेकिन नॉलेज और गेन कैसे होगा, तो इसके लिए इन सारे क्वेश्चंस को किया जाता है ताकि कम क्वेश्चंस में हम अधिक नॉलेज को गेन कर सकें, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उद्भव के समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा विद्यमान थी, ठीक है। ऑप्शन ये स्टेटमेंट कहा गया है। स्टेटमेंट 2 है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ी है, ठीक है। और तीसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड ने पृथ्वी पर वर्षा की सघनता में वृद्धि की है। अब आपके पास क्वेश्चन ये है, उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। अब ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं इसमें से सत्य कथन कौन सा है, तो पहले हम सही जो करेक्ट आंसर है उसकी बात कर लें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी 2 और 3, 2 और 3 इसलिए सही है क्योंकि जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करते हैं, जब पृथ्वी का उद्भव हुआ था उस समय वायुमंडल में
जो अधिकांश मात्रा में था वो जल वाष्प था, वाटर वेपर था, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है, मीथेन था, अमोनिया था। ये सारी गैसें अधिक मात्रा में पाई जाती थी। ऑक्सीजन उस समय नहीं के बराबर था, ठीक है, जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय। तो स्टेटमेंट एक जो है वो तो इनकरेक्ट हो गया। तो जब स्टेटमेंट एक इनकरेक्ट हो गया तो अब आपके पास ऑप्शन एक ही बचा है, 2 और 3। इसका मतलब है कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है वो बढ़ी है। बिल्कुल, जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो अभी भी जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक पैमाने पे पाई जाती है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है। तीसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड ने पृथ्वी पर वर्षा की सघनता में वृद्धि की है। ये भी सही है। वायुमंडल में जो हमारा प्रेजेंट है CO2, अब कार्बन डाइऑक्साइड के जो अमाउंट है, ठीक है, ये हमें हमारे वायुमंडल में यानी हमारे वातावरण में, इन्वायरमेंट में वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूवैज्ञानिक काल के किस महाकल्प में डायनासोरों का अस्तित्व समाप्त हो गया है? क्वेश्चंस पूछ रहा है डायनासोर्स का जो एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है वो किस महाकल्प में, ठीक है, खत्म हुआ है, ये आपसे क्वेश्चंस पूछा है। ऑप्शन है आपके सामने, मिसोजोइक, सीनोजोइक, प्रोटोरोजोइक और होलोजोइक। तो जब हम बात करते हैं डायनासोर्स की, ठीक है, तो इसमें जो डायनासोर्स का जो अस्तित्व है वो जो समाप्त हुआ था, ये आपका जो मिसोजोइक है, जिसको हम लोग मध्यजीवी कल्प भी कहते हैं, ठीक है। इस समय डायनासोर्स का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया था, ठीक है। अगर हम मेसोजोइक जो कल्प है इसका टाइम पीरियड को देखें तो वही 6.5 करोड़ वर्ष से लेके ये 24-25 करोड़ के वर्ष पूर्व के आसपास का टाइम माना जाता है जो मिसोजोइक कल्प में था, ठीक है। तो यही मिसोजोइक ही वो कल्प था जिसमें जो स्तनधारी जानवर है पृथ्वी पर उसका विकास हुआ था, ठीक है। और यही जो मेसोजोइक कल्प है इसी में क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रियासिक, ये जो कल्प है इसका ये जो सबसे छोटा टाइम ड्यूरेशन का जो कल्प होते हैं, ठीक है, ये महाकल्प है मिसोजोइक, और इसका जो छोटा होता है वो कल्प होता है। तो मिसोजोइक कल्प में ही क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रियासिक ये तीनों कल्प थे, ठीक है। मिसोजोइक महाकल्प है, ध्यान रखिएगा, और मिसोजोइक महाकल्प में ही क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रियासिक ये तीनों कल्प शामिल होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर से स्टेटमेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है महासागरों की अनुमानित उम्र लगभग 400 करोड़ साल है, ठीक। दूसरा है लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ, ठीक है। 250 से 300 करोड़ वर्ष पूर्व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पनपी, ये भी ठीक है। महाद्वीपों से ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, ये भी ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ए, बी और सी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा महासागरों की जो अनुमानित जो उम्र है वो लगभग 400 करोड़ वर्ष है, यानी 400 करोड़ पूर्व महासागरों का अस्तित्व आया है। 380 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ है, ये भी सही है। और 250 से 300 करोड़ वर्ष पूर्व प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हुई थी पृथ्वी पर 250 से 300 करोड़ पूर्व, ये अनुमानित है, माना जाता है, ठीक है। अब फिर फोर्थ में जो डी है, महाद्वीपों से ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, ये जो है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जीवों का शुरुआत हुआ था ये महासागरों से हुआ था,
ठीक है। और जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की बात करते हैं तो प्रारंभिक समय में जो जीव उत्पन्न हुए थे ये महासागरों में हुए थे, ना कि महाद्वीपों में। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के संदर्भ में निहारिका परिकल्पना किस विद्वान दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी? अब यहाँ पूछा है नेबुला हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना कौन दिए थे? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में कभी कभी आपको कंफ्यूजन में डाल देता है, ठीक है। तो निहारिका परिकल्पना कौन दिए थे? लाप्लास दिए थे, ठीक। पृथ्वी के जो उत्पत्ति है इसके संबंध में कई सारे जो साइंटिस्ट हैं, कई सारे विद्वान हैं, अलग अलग तरीके के हाइपोथेसिस दिए, परिकल्पना जो है वो प्रस्तुत किए, ठीक है। तो उनमें से जो निहारिका परिकल्पना था इसका प्रतिपादन लाप्लास महोदय ने किया था, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा हम इसके हिस्ट्री को देखें तो जो निहारिका परिकल्पना है जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है, तो इसके पहले भी जो लाप्लास महोदय थे जो निहारिका परिकल्पना देते हैं, तो इसके पहले भी कई सारे विद्वान थे जिसमें से सबसे जो प्रसिद्ध थे वो इमैनुअल कांट थे। तो इमैनुअल कांट भी पृथ्वी से उत्पत्ति के संबंध में कई सारी बातें कहते हैं और उन्हीं के बातों को ये जो लाप्लास महोदय थे ये थोड़ा सा संशोधित करते हैं और उन्हीं के बातों में थोड़ा सा बात को आगे पीछे करके प्रस्तुत कर देते हैं और उसका ये नाम देते हैं नेबुला हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना। फिर आगे जाते हैं तो जो लाप्लास के द्वारा दिया गया था इसी में कुछ संशोधन कर देते हैं मोल्टन और चैम्बरलिन, ठीक है। तो कई सारे विद्वान हैं पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित, तो इसमें निहारिका परिकल्पना जो दिया है वो लाप्लास दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है, मिलाना है। तो मिलाना है, अब इसमें कैसे मिलाएंगे, इसको मैच कैसे करेंगे? तो यहाँ एक ऑप्शन है आपके सामने अति नूतन, ठीक है। यानी अति नूतन का मतलब ये हो गया कि नवीन, जो सबसे अधिक नवीन है, जो सबसे रिसेंट में बना है। तो जो सबसे रिसेंट में बना है ये है आपका आरंभिक मनुष्य के पूर्वज। क्या है? आरंभिक मनुष्य के पूर्वज, ठीक है। अब इसके बाद एक है आपका अल्प नूतन, यानी जो अति नूतन है उसके जस्ट ठीक पहले। तो जब इसके जस्ट ठीक पहले हम बात करते हैं अल्प नूतन का, तो इसी समय जो फल फूल वाले पौधे और जो वृक्ष थे उनकी उत्पत्ति होती है। इसके बाद आता है अधिनूतन। क्या आता है? अधिनूतन। और जब हम अधिनूतन की बात करते हैं तो इसी अधिनूतन में मनुष्य से मिलता जुलता वनमानुष का उत्पत्ति हुआ था, ठीक। और एक आता है लास्ट में पुरानूतन। तो जब पुरानूतन की बात करते हैं तो इसी समय छोटे स्तनधारी पशुओं का विकास हुआ था। तो अगर हम अब ऑप्शन को मैच करें तो इस प्रकार आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से स्टेटमेंट का है। अब इसमें पहला स्टेटमेंट है बिग बैंग सिद्धांत एवं विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित दो अलग अलग मत हैं। इसमें दो चीज़ें की बात हो रही, पहला बिग बैंग सिद्धांत और दूसरा विस्तृत ब्रह्मांड की परिकल्पना से संबंधित। ये दोनों अलग अलग मत हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है बिग बैंग की घटना आज से 13.7 वर्ष पहले हुई थी, ठीक। तीसरा है बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंदर ही पृथ्वी पर जल का निर्माण हो गया था। क्वेश्चन ये है कि अब असत्य कथन की पहचान करें। इनमें से कौन सा कथन असत्य है उसका पहचान करना है, ठीक है। तो कौन सा कथन असत्य है इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। अब यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है इसकी अगर हम बात करते हैं तो बोल रहा है बिग बैंग सिद्धांत एवं विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दो अलग अलग मत हैं। जो बिग बैंग सिद्धांत है, ठीक है, तो प्राचीन समय में और आधुनिक समय में अगर हम देखें तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो बिग बैंग थ्योरी है ये सर्वमान्य सिद्धांत है, ठीक है। और ये इतने विस्तार है कि इसको विस्तृत ब्रह्मांड का परिकल्पना भी कहा जाता है।
यानी बिग बैंग सिद्धांत को ही विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। तो जब दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है, तो दो अलग अलग मत कैसे हो सकते हैं? तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत। फिर पूछ रहा है, कह रहा है कि बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 वर्ष पहले हुई थी। तो अभी से 13.7 वर्ष पहले ना, ये 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी, ठीक है, जो बिग बैंग की घटना घटित हुई थी। ये एक अनुमान है, ठीक है, यानी 13.7 वर्ष नहीं बल्कि 13.7 अरब वर्ष पहले। और जब ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई थी, तो उत्पत्ति होने के जो शुरुआती का 3 मिनट था, इसी के अंदर पृथ्वी पर जल का निर्माण नहीं हो गया था, ठीक है। उसमें एक जो परमाणु होता है, एटम होता है, उसका जनरेशन हुआ था, क्रिएशन हुआ था, ना कि जल का। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यानी उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है? असत्य है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। अब जो प्रकाश वर्ष है, इससे हम लोग किस चीज़ का मापन करते हैं? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। जो हम लोग दूरी का मापन करते हैं, ये प्रकाश वर्ष में करते हैं, ठीक है। जो प्रकाश वर्ष है, ये समय का नहीं बल्कि ये दूरी का मापक है। और अगर हम प्रकाश की गति की बात करें, तो ये लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये प्रकाश अपनी दूरी तय करती है, ठीक है। और इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो है एक प्रकाश वर्ष की दूरी। तो एक प्रकाश वर्ष की जो दूरी है वो 9.461 इंटू 10⁻12, ये एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है, ठीक है। अब जो पृथ्वी है और सूर्य है, इसकी औसत दूरी लगभग वही 15 करोड़ जो किलोमीटर है, ये लगभग माना जाता है, ठीक है। अब अगर प्रकाश वर्ष के संदर्भ में हम बात करें, तो ये प्रकाश वर्ष में केवल ये 8.311 प्रकाश वर्ष के बराबर रहता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो प्रकाश वर्ष है, इसमें हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 इंटू 10⁻12 होता है, ठीक। पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है वो कितने प्रकाश वर्ष है? तो 8.31 प्रकाश वर्ष, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट और रीजन का है, असर्शन और रीजन का। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था, ठीक है, स्टेटमेंट है। रीजन बोल रहा है, ब्रह्मांडी उत्पत्ति का एक विस्फोट से हुई थी। ब्रह्मांडी उत्पत्ति एक विस्फोट से हुई थी, यानी ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी वो एक विस्फोट से हुई थी। क्या ये सही है या नहीं है? तो बिल्कुल, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का जो वितरण था वो एक समान नहीं था, बिल्कुल सही है। और एक समान क्यों नहीं था? क्योंकि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है ये एक विस्फोट से हुआ था, और जब किसी भी चीज़ में विस्फोट होता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण एक समान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है, यानी स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और इसमें काफ़ी ये जो क्वेश्चंस है ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री यानी जो ज्योग्राफी का है, भूगर्भिक जो समय है इससे ये रिलेटेड है, ठीक। इसमें कुछ पीरियड्स दिए हैं, जैसे पर्मियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, डिवोनियन पीरियड और सिल्यूरियन पीरियड। ये कुछ पीरियड्स हैं, और इसमें कौन कौन सी घटना घटित हुई है उसके बारे में इसमें दिया गया है, ठीक। तो कौन से पीरियड में कौन सी घटना घटित हुई थी उसके बारे में अगर हम देखें, तो इसमें बिल्कुल मैच किया हुआ है। जो पर्मियन पीरियड है, इसमें रेंगने वाले जीव की उत्पत्ति हुई थी। कार्बोनिफेरस में जो वर्टिब्रेट्स हैं यानी रीढ़ वाले जीव हैं, उनका उद्भव हुआ था। और जो डिवोनियन पीरियड है, इसमें उभयचर मीन्स जो स्थल में भी रह सकता है, जो जल में भी रह सकता है, ठीक है। और सिल्यूरियन में स्थल पर
जीवन के प्रथम चिन्ह भी मिलते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1 2 3 4। ये करेक्टली मैच्ड ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर है कुछ स्टेटमेंट दिया है जिसमें पहला है तारों का समूह निहारिका कहलाता है। ठीक। हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल आकाशगंगा कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक। खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता का कारण उनका गैसीय आवरण होता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा असत्य है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो जब ये सारे स्टेटमेंट को हम देखेंगे तो इनकरेक्ट पूछ रहा है कौन है। ठीक है, तो जो हम बात करते हैं पहला जो तारों का समूह है वो निहारिका कहलाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यानी जो निहारिका है वो तारों का समूह नहीं है। ठीक है, बल्कि जो तारों का समूह होता है उसको हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। क्या? आकाशगंगा। तारों के समूह को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। ठीक। अब जो आकाशगंगा की निर्माण हुआ, जो आकाशगंगा बना, ठीक है, तो आकाशगंगा के निर्माण की जो फर्स्ट स्टेज यानी शुरुआती जो दौर था उसमें हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचलन होते थे। यानी यहाँ जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, उसका वो संचलन होता था। और यहाँ बोला हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल आकाश गंगा कहलाते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। जो आकाश गंगा का निर्माण था ये हाइड्रोजन गैस से बने बादल से होता था। ठीक है, और फिर है खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता के कारण उसका गैसीय आवरण होता था। तो ये जो गैसीय आवरण की जब बात करते हैं हम लोग, गैसीय आवरण के कारण यहाँ पूछ रहा है ना कि गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता का कारण उनका गैसीय आवरण होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल में जो भिन्नता आई है, जो डिफरेंसेस आया, उसके कारण गैसीय आवरण बना नहीं, ये भी गलत है। इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है यानी उपरोक्त सभी, ये क्या है? असत्य है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध विद्वान हॉयल ने ब्रह्मांड के संबंध में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जो हॉयल और लिटिलटन का जब हम लोग बात करते हैं, नाम सुनते हैं, इसमें हॉयल की बात कर रहा है। कौन से सिद्धांत का प्रस्तुत किया था उन्होंने? तो विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, द्वैतारक परिकल्पना, स्थिर अवस्था परिकल्पना, या फिर निहारिका परिकल्पना। तो अभी हम लोग जो विस्तारित ब्रह्मांड है जिसको हम लोग बिग बैंग कहते थे, ये तो जॉर्ज लेमेंटर किया था, ये होगा नहीं। निहारिका परिकल्पना अभी हम लोगों ने देखा कि निहारिका परिकल्पना लाप्लास किए थे। द्वैतारक परिकल्पना, और बच गया स्थिर अवस्था परिकल्पना। तो जो हॉयल थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिए थे वो दिए थे स्थिर अवस्था का संकल्पना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, स्थिर अवस्था का जो परिकल्पना था, संकल्पना था, ये देते हैं कौन? होयल महोदय। ठीक है, अब जो ब्रह्मांड के विस्तार का जो हम अगर इसका अर्थ जाने तो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना ही क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का विस्तारित होना। ठीक है, और जो होयल थे इनका जो मत था या संकल्पना था वो स्थिर अवस्था संकल्पना दिया था। अब स्थिर अवस्था संकल्पना क्या है? तो जो स्थिर अवस्था संकल्पना था, इसके अनुसार जो ब्रह्मांड है वो किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है, यानी स्थिर रहा है। ठीक है, और इसलिए ब्रह्मांड का विस्तार संबंधी जितने भी प्रमाण जो मिले हैं, इनका वैज्ञानिक समुदाय जो वैज्ञानिक है, विद्वान है, ये ब्रह्मांड के विस्तार के सिद्धांत के पक्षधर रहे हैं। ठीक है, तो जो हॉयल थे इन्होंने स्थिर अवस्था संकल्पना दिया था, यानी जो ब्रह्मांड का विकास हुआ है ये स्थिर अवस्था में हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पूछ दिया है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। कौन सा स्टेटमेंट असत्य है उसके बारे में आपको
देखना है। ठीक है, अब असत्य कथन की पहचान करना है तो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं। इसमें पृथ्वी एवं मंगल भीतरी ग्रह की श्रेणी में शामिल है, शनि एवं बृहस्पति बाहरी ग्रह की श्रेणी में शामिल है, बुध एवं शुक्र पार्थिव ग्रह की श्रेणी में शामिल है, और शनि एवं बृहस्पति जोवियन ग्रह की श्रेणी में शामिल है। तो कौन सा स्टेटमेंट असत्य है यानी गलत है? तो अगर हम स्टेटमेंट को पढ़ें तो इसमें जो स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, बुध और शुक्र पार्थिव ग्रह की श्रेणी में शामिल नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो नहीं है कैसे नहीं है? ये तो है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये पार्थिव ग्रह है यानी आंतरिक ग्रह है, और यहाँ बोला नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर सी जो है वो असत्य है। ठीक है, अब जब हम अपने सौर मंडल की बात करते हैं, ठीक, जब सौर मंडल की बात करते हैं तो सौर मंडल में 8 ग्रह। अब आठों ग्रह का सूर्य के अनुसार ये डिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, आठों ग्रह का डिस्टेंस क्या है हमारा, अलग अलग है। अब जब डिस्टेंस अलग अलग है तो इसमें बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, शुरू से अगर हम चलें तो ये बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, फिर मंगल, ये 4 जो ग्रह हैं, ये चारों ग्रह इनर प्लैनेट है, आंतरिक ग्रह हैं, और इन्हीं आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए जो स्टेटमेंट नंबर आपका सी है ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला स्टेटमेंट है बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, दूसरा, चंद्रमा की उत्पत्ति द बिग स्प्लैट का परिणाम मानी जाती है। ठीक है, चंद्रमा की उत्पत्ति 4.4 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, अब कौन सा सही है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें जो सही है, जो सत्य है, ठीक, उसके बारे में जब हम देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि सबसे पहला तो चंद्रमा की जो उत्पत्ति है वो 4.4 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। नहीं, ये अरब वर्ष पूर्व हुई थी। अरब वर्ष रहता तब ये सही होता, लेकिन यहाँ बोला है कि 4.4 वर्ष पूर्व, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत। अब चंद्रमा की जो उत्पत्ति है ये बिग स्प्लैट, द बिग स्प्लैट का परिणाम माना जाता है, तो ये ठीक है, जो बिग स्प्लैट है, ठीक है, ये चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है। जैसे जो बिग बैंग थ्योरी है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है, उसी तरह एक थ्योरी दिया गया है द बिग स्प्लैट, ये चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है। और जो बुध है और शुक्र है इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में भारी पदार्थ और सतह पर हल्के पदार्थ की उपस्थिति का मूल कारण क्या है? जो पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी का जो केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र में भारी पदार्थ और सतह पर इसके हल्के पदार्थ हैं, इसका कारण क्या है? जब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो उसमें जो हम लोग डिवीज़न करते हैं सियाल सीमा निफे, तो हम लोग ये जानते हैं कि जैसे अर्थ के नीचे जाएंगे जो मेटल्स हैं उसका डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ते जाता है, यानी जो भारी पदार्थ होता है वो नीचे धीरे धीरे बैठते जाता है, जो हल्के पदार्थ होते हैं वो पृथ्वी के परपटी में ही पाए जाते हैं। तो इसका कारण पूछा है, कारण क्या हो सकता है? तो कारण में पहला जो ऑप्शन है वो है खगोलीय पिंडों का गुरुत्वीय बल, दूसरा है विभेदन की प्रक्रिया, तीसरा है बिग बैंग विस्फोट, और चौथा है चंद्रमा एवं सूर्य का आकर्षण शक्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? आखिर किस कारण से पृथ्वी के सतह पर हल्के पदार्थ और पृथ्वी के केंद्र में भारी पदार्थ हैं? तो ये जो अभी एक चीज़ हम बताए थे, आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं सियाल सीमा निफे, तो निफे यानी निकेल और फेरस, ठीक है, जो कि भारी पदार्थ है। तो जब हम निकेल की बात करते हैं तो भारी पदार्थ है, और जो हमारा
अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर हमारे हल्के पदार्थ देखने को मिलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, यानी भारी पदार्थ नीचे की ओर चला जा रहा है और हल्का पदार्थ ऊपर है, तो इस प्रोसेस को हम लोग विभेदन की प्रक्रिया कहते हैं, विभेदन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो विभेदन प्रक्रिया के कारण ही पृथ्वी के केंद्र में भारी पदार्थ और पृथ्वी के सतह पर हल्के पदार्थ पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य सतह से सिगार के आकार के भाग के अलग होने संबंधी ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। ठीक है, पृथ्वी जो सूर्य की सतह से, यानी जो सन का सरफेस था उसके सतह से सिगार के आकार यानी जो इस तरह का एक पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, आपको बुक्स में भी आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो आकार के भाग के अलग होने संबंधी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रतिपादक कौन थे, क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक है, तो हम लोग जब बात कर रहे थे, जैसे लाप्लास ने जो निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया था, उससे पहले कांट ने दिया था, और उसके बाद फिर आया था कौन, मोल्टन और चैम्बरलिन। ठीक है, तो यहाँ जो मोल्टन और चैम्बरलिन है, करेक्ट आंसर यही है, चैम्बरलिन और मोल्टन है। ठीक है, ये क्या कहा, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा है। पहले क्या था कि पहले एक सूर्य था, और इनका कहना था कि सूर्य के नज़दीक से एक और तारा क्या हुआ है, गुजरा है। ठीक, और जो ये गुजरा है तो इसी का रिजल्ट क्या हुआ कि जो तारा का गुरुत्वाकर्षण बल था, ये सूर्य की सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकालकर अलग कर दिया। ठीक है, और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये सिगार जैसा आकृति का निर्माण हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, मोल्टन और चैम्बरलिन। द्वैतारक सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक, अब यहाँ देखिए ऑप्शन है सर जेम्स जीन्स, सर हेरोल्ड जेफरीज, ऑटो स्मिथ व कार्ल वाइजास्कर और इमैनुअल कांट। तो जो द्वैतारक सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन जो हुआ था, ये निहारिका परिकल्पना, ठीक है, और जो सिगार परिकल्पना जो था चैम्बरलन और मोल्टन के द्वारा, इसी का अग्र रूप माना जाता है। सिगार सिद्धांत और द्वैतारक जो निहारिका परिकल्पना है, इसी का क्या कहा जाता है, माना जाता है अग्र रूप माना जाता है, यानी इसके आगे का रूप माना जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंग सूर्य एक और दूसरे निहारिका से भी घिरा हुआ है, मतलब घिरा हुआ था उस समय। ठीक है, जो द्वैतारक था, यानी दो तारा था। द्वैतारा का मतलब दो तारा। अब दो तारों से घिरा था, जो हाइड्रोजन और हीलियम के धूलकण से बना था, जो दूसरा कण था। ठीक, और इन्हीं कणों के टकराहट से एक चपटी तस्तरी का निर्माण हुआ, और इसी से ग्रहों का भी निर्माण किया जाता है। यानी जो पृथ्वी पर जितने भी ग्रह हैं, इनका निर्माण एक तारा नहीं बल्कि दो तारा से हुई है, इसलिए इसे द्वैतारक सिद्धांत भी कहा जाता है, जो ऑटो स्मिथ और कार्ल वाइजास्कर ने दिया था। ओके, नेक्स्ट, सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग परिकल्पना के अंतर्गत ब्रह्मांड विस्तार विचार के प्रतिपादक थे। अब जो बिग बैंग सिद्धांत के परिकल्पना के अंतर्गत जो ब्रह्मांड विस्तार विचार था, इसका जो प्रतिपादक थे ये कौन थे, तो इसका प्रतिपादक जो थे वो एडविन हबल थे। ठीक है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है वो बिग बैंग सिद्धांत है। ठीक है, और इसे महाविस्फोट परिकल्पना भी कहा जाता है। अब जो एडविन हबल थे, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, और ये कहे थे कि समय जैसे जैसे बीतते जा रहा है, समय के साथ साथ ब्रह्मांड का आकार जो है वो भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, विस्तारित होते जा रहा है।
ठीक है। तो ब्रह्मांड विस्तार का विचार कौन दिए थे? एडविन हबल। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाविस्फोट परिकल्पना के अनुसार पहले परमाणु का निर्माण हुआ। महाविस्फोट यानी बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो महाविस्फोट के तुरंत पहले, महाविस्फोट के तुरंत बाद, महाविस्फोट के बाद आरंभिक 3 मिनट में, महाविस्फोट के 13.7 अरब वर्ष बाद। यानी जो बिग बैंग थ्योरी था इसके अनुसार पहला परमाणु का निर्माण कब हुआ था? तो अभी हम आपको कुछ समय पहले भी बताए थे कि जो पहला परमाणु का जो निर्माण हुआ था, ये जब विस्फोट हुआ था उसके प्रारंभिक 3 मिनट में ही पहला परमाणु का निर्माण हो गया था, ठीक है। तो जो वैज्ञानिक मानते हैं जो बिग बैंग थ्योरी की घटना हुई थी ये 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी, ये भी बता दिए हैं, ठीक है। और इनके अनुसार क्या था कि जब विस्फोट हुआ तो जो फर्स्ट का 3 मिनट था, इसी 3 मिनट में हमारा क्या हुआ? पहला परमाणु का निर्माण हुआ। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थिर अवस्था संकल्पना के प्रस्तुतकर्ता थे। अभी हम लोगों ने स्थिर अवस्था परिकल्पना को देखे थे, कौन? हॉयल, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जो स्थिर अवस्था संकल्पना है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो हॉयल महोदय ने किया था। आज का लास्ट प्रश्न है, आकाशगंगा के निर्माण हेतु आवश्यक प्रारंभिक पदार्थ हैं। यानी जब आकाशगंगा का निर्माण हो रहा था उसमें जो सबसे प्राइमरी जो मैटर था, पदार्थ था, वो कौन सा था? हाइड्रोजन, धूलकण, हीलियम या ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी हाइड्रोजन, ठीक। हम पहले भी बताए थे कि जो आकाशगंगा का निर्माण हुआ है इसमें हाइड्रोजन का जो बादल था, इसी हाइड्रोजन के बादल से ही जो आकाशगंगा है इसका निर्माण हुआ है। और यही जो हाइड्रोजन का विशाल आकाशगंगा था इसी को क्या कहा गया था? निहारिका कहा गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यही था आज का हमारा क्वेश्चन। इसी टॉपिक से रिलेटेड अगला टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे, यानी जो पृथ्वी का विकास है इसी से रिलेटेड और भी प्रश्न है जिसको हम लोग आगे के सेशंस में करें। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रह, पृथ्वी की गतियाँ और मानचित्र से संबंधित प्रश्नों को। और अंत में अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और लास्ट में फिर से एक बार रिमाइंडर करा देते हैं कि अगर आप झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आप पीजीटी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। फुल लेंथ टेस्ट यानी 150 प्रश्नों का टेस्ट होगा। 399 में आपको 10 टेस्ट मिल जाएंगे। आप ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो, अदरवाइज आपकी इच्छा, आप करें तो भी अच्छा, नहीं करें तो भी अच्छा। चलिए मिलते हैं फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।